प्रतिद्वंदी। वह अजीब ढंग से मेरे पीछे पड़ा हुआ था। घर हो या बाहर, महफिल हो या तन्हाई, एक साई की तरह चिपका रहता था उसका एहसास। एक अविराम शीत युद्ध चल रहा था हम दोनों में, और एक अरसे से टकराते रहे थे हम दोनों। उसके सामने अक्सर ही मैं एक कमज़ोर खिलाड़ी साबित होता आया था, लेकिन आज मेरी सुदृढ़ नाकेबंदी ने उसकी सभी चालों पर विराम लगा दिया है। आज पिछले दौर की गुजरी उन तमाम बातों को याद करता हूँ तो हैरत होती है कि कितने सुनियोजित ढंग से मुझे विस्थापित करता रहा था वह। शुरू में ऐसा नहीं लगा था, उस दिन भी नहीं, जब यूनिवर्सिटी की पढ़ाई शेष कर आखिरी बार अपने कस्बे में आ रहा था। कंपार्टमेंट के गेट पर घड़े घड़े विदा करने आए दोस्तों के बीच उसे नहीं पाकर एक बद्दी सी गाली दे डाली थी मैंने, और ट्रेन के खुलने पर अंदर जाकर उसे अपनी सीट पर इत्मीनान से सिगरेट फूंकते हुए पाया था। मैं घिसियाया हुआ बस घूरता रह गया था उसे। क्यों बे, इस तरह ताक क्यों रहा है? तेरे ताने सुनते सुनते कान पक गए थे कि बार बार आने को कहता भर है, आता नहीं। फिर उसने कितने ही दोस्तों के नाम गिना डाले जिन्हें नाराज कर वह चल रहा था मेरे साथ, जैसे पूरा शहर उजाड़ कर चल रहा था, जैसे मुझे मालूम न हो कि उनका न ठाव है न ठिकाना। जहाँ रम गया, जहाँ से उगड़ गया। अपने कस्बे में उसके रम जाने की बात मुझे उसकी महज आदत जैसी ही लगी थी। उसने आते न आते मोहल्ले भर के लोगों से अपने रिश्ते जोड़ लिए और एक बुतीले खंडहर में क्लब खोलकर अपना आसन जमा लिया। मोहल्ले के तमाम निटल्लू लड़के वहाँ जमा होते और अबेंडन्ड भूतीले खंडहर की शेखी किसी लायंस क्लब से कम न होती। हम उन दिनों नौकरी तलाशते हुए बेकारी के दिन उस क्लब में काटा करते। हमारी प्रतिभाएं समाज और व्यवस्था द्वारा अवहेलित थी। हम उन पर विरोध प्रस्ताव पारित करते। हम बोर्डम और अनास्था की स्थिति से गुजर रहे थे। बोर्डम और अनास्था के रेगिस्तान और जंगलों की खाक चनते फिरते। दर्शन, राजनीति, फिल्म, स्पोर्ट्स और सेक्स की जुगाली करते हुए गम गलत करने को सिगरेटों में फूंकते, शतरंज के मोहरों में पैंतरे बदलते, ताश के पत्तों में पिसते और बढ़ते। इन सबों से उसे ऊबना ही था और वह ऊबा। अब उसने व्यस्त रहने के लिए अन्य विकल्प तलाश लिए। ट्यूशनों के बाद वह फ्री कोचिंग, दरखास्त और पम्फलेट लिखने में सीरियस दिखता। जलसों जुलूसों में लहराता, बारातों वारदातों में धड़कता। उसके ऊल जलूल देशी व्यक्तित्व से मेरी रूह पनाह मांगती फिरती और मैं चुपचाप अपनी पेंटिंगों में खोया रहता। कमबख्त ने ज़िंदगी में पाया ही क्या था? माँ मिली सौतेली, भाई बहन सौतेले, प्रेमिका मिली दूसरे की परिणीता बनने को, और परिणीता मिली दूसरे का बच्चा उसके मत्थे मटकर तलाक लेकर अपने सोसाइटी में चली जाने को। और अब वह तन्हा था, बिल्कुल तन्हा। अपनी अधूरी, अनघट और खोखली ज़िंदगी को गलती सही जाने कितनी चीज़ों से भरकर उसकी पूर्णता की प्रतीति की आत्मवंचना में भूला रहता। नहीं, मैं उसके प्रति कमज़ोर होने लग गया था। वह मेरा प्रतिद्वंदी है और मैं उसे पछाड़ चुका हूँ। यही मुख्य है, बाकी सब गौण। विचित्र संयोग है, अनीता के जिस प्रसंग से उसने अपनी चाल शुरू की थी, उसी से मैंने उसे मात भी थी। घर में कदम रखते ही किसी नई घटना की सूचना माँ के चेहरे पर अंकित थी। अरसे से अनीता के पोलियो से विकृत पाँव की विकृति
माँ और बाबूजी के अंदर पसरती रही थी। आखिर एक लंगड़ी लड़की के प्रति उपेक्षा करने से किस किस का मुंह पकड़ते रहते हम। माँ ने मुझे कई बार इसके लिए उकसाया भी था, लेकिन स्कूल के अंदर और बाहर फैली हुई इस समस्या में हाथ डालने के दो ही अर्थ थे: आस्तीनें चढ़ाकर प्रतिकार के लिए ललकार बैठो या छ की दया झेलो। मैं इन स्थितियों से निपटने के लिए अपने को तैयार भी न कर पाया था कि उस दिन यह सब हो गया। तुम तो नाहक डर रहे थे मुन्ना। माँ की बात पर ज़रा चौंका तो उसने बात स्पष्ट की। रास्ते में फिर किसी मर्दुए ने अनीता पर फिंगरे कसे थे। पास से गुजरते हुए मास्टर ने सुन लिया। फिर इसने वो डांट पिलाई कि मत पूछो। अनीता से जब उसने सुना कि स्कूल की मास्टरनियाँ और लड़कियाँ भी उसके लंगड़ेपन की गिल्ली उड़ाती है, तो उसने स्कूल जाकर उन लोगों की खबर ली। उन्होंने समझ लिया था इसका कोई है ही नहीं। मैंने लक्ष्य किया। माँ के रोम रोम से आश्वस्ति और आशीर्वाद बरस रहा था। उमंग के मारे आगे आगे बैठक खाने तक चली आई उसे सूचना देने। मुन्ना आ गया है बेटा मास्टर। मैंने देखा, मेरे बिस्तर पर इत्मीनान से पसरा पड़ा था वह, अजगर की तरह। लेटे ही लेटे बगल घिसकर आओ मुन्ना कहकर आंग दबाकर हंस पड़ा वह। बड़ी ज़बरदस्त छलांग दी उसकी। मैं कटकर रह गया। माँ ने हम दोनों को चाय देते हुए बताया कि इसी के बगल एक और घाट डाल देंगे। यही रहा करेगा अब से मास्टर, ठीक तुम्हारे बगल में। तुम्हें तो कोई खोज खबर भी नहीं है बेचारे की। जब से आया है पता नहीं कैसे खाता है, कैसे रहता है। रंग और कूजी से तुम्हें इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती कि अनीता को ही देख लिया करो। इस बहाने अनीता की भी मदद हो जाएगी। मैंने भीतर से बहुत ज़ोर मारा कि उसका इस ढंग से आना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मगर ठीक है कि सिवा सारे शब्द ही अटक गए थे मुंह में। और तब से वह आ गया बिल्कुल मेरे बगल में, मोर्चाबंदी में ठीक आमने सामने। तब से वह बराबर आगे को घिसकता रहा। इस घटना के प्राय 3 महीने बाद सुबह मेरी चाय अनीता लेकर आई तो मुझे हैरत हुई। सुबह की चाय और अनीता, सुबह के अपशगुन की घुटन और डांट से बचाने के लिए माँ उसे सुबह चाय लेकर कभी भी मेरे सामने न बेचती, बल्कि खुद ही दे जाती। आज बड़े करीब से उसके दुस्साहस को मैंने पढ़ा। उसका दमिद आत्मविश्वास पंगुदा के घेरे को तोड़कर फूटा आ रहा था। लगता है तो लंगड़ी लूली अनिता नहीं कोई और है, मैंने उसे टटोला। लंगड़ी हो या लूली, कहलाऊंगी तो तुम्हारी बहन ही। क्या तुम मेरे हाथ पाँव नहीं हो? तुम सलामत रहो, मेरे हाथ पाँव सलामत है। मुझे निरुत्तर कर हंसती हुई वह चली गई और मुझे उसकी लंगड़ाती चाल में एकाएक उस दिन की बात कौंध गई जब उसे लंगड़ी लूली कहने पर वह घर के अंदर जाकर फफक पड़ी थी। ऐसा कभी हो ही जाता और मैं इस बेहूदी स्थिति से निष्कृति पाने के लिए घर से बाहर चला जाता। उस दिन जाते जाते हठात उसकी आवाज़ सुनी और ठहर गया। किसकी मजाल है जो मुझे लंगड़ी कहे? डायर और रूसवेल्ट भी लंगड़े थे, जिनके सामने कितने टांग वाले अपंग थे। फिर किसी ने कहा तो तोड़ दूंगा उसकी टांगें। तुम्हारे पास से जब मचकता हुआ गुजरेगा तो चिटा दिया करना ऐसे। यह कहते हुए उसने जो स्वाभाविक अभिनय करके दिखाया तो अनीता हंस पड़ी अपनी रुलाई भूलकर। माँ और बाबूजी तक हंस पड़े थे। जाने किस आवेश में मैं स्वयं रोक नहीं पाया था अपनी हंसी। अपनी चोरी पकड़ी जाने पर मुझे अपनी हंसी बेहयाई सी लगी थी। एक अटपटी गीच में चेहरा तमतमा उड़ा था। मेरे स्थापित मूल्यों को आत्मविश्वास से भरे पाँवों से रौंदते हुए कितना लंबा फासला तय कर चुकी थी अनीता। अनीता ही क्यों, माँ और बापूजी के चेहरे की दयनीयता जाती रही थी। घटिया के
रोगी बाबूजी के हाथों की चड्डी बनकर और माँ की पनियाली कमज़ोर आंखों में हाई पावर का लेंस बनकर वह फैसला ही जा रहा था। माँ को अपनी उल्टी पलटी बातें सुनाकर और बाबूजी की उल्टी पलटी सुनकर अमरबेल की तरह वह हमारे परिवार को टकता जा रहा था। उस दिन पिताजी ने अपनी रिटायरमेंट और अनिता की अपंगता का हवाला देकर मुझे स्थानीय स्कूल के लिए अप्लाई करने पर जोर दिया। उनके जाने के बाद जब वह भी वही शड्राग ले बैठा तो मैंने गुड़क दिया, टीचरी जैसी थर्ड क्लास की फटीचर नौकरी के लिए तू ही मर, अपन तो पीए बनेंगे जीएम के। वह गुस्से से उछल पड़ा। तो फिर आ तौबा करते हैं। और हमने हाथ मिला लिए, लेकिन उससे अलग होते ही मैं उदासी के सैलाब में घुटने और टूटने लगा। एक रिटायर्ड बाप, एक अपंग बहन और रोजगार के हर दरवाजे से टोकर खाकर लौटा हुआ मैं पस्त हो उड़ा। उससे चुपके चुपके ही तो अप्लाई किया था मैंने। इंटरव्यू के दिन देर से आने के लिए हड़बड़ाया हुआ मैं अपना नाम पुकारे जाने पर अपने चेहरे को रूमाल से पोंछते, अपने जूतों की चमक को तौलते हुए प्रवेश करने ही जा रहा था कि वह इंटरव्यू देकर निकला आ रहा था। हम दोनों एक दूसरे से टकराते टकराते बचे। चंद लम्हों के लिए रुके गड़े रहे हम दोनों आमने सामने। उस दिन एक साथ हमने एक दूसरे के बेनकाब पक्षों की छाई छाई सुनी और आंखें चलचला आई। विश यू गुड लक कहकर मेरी पीठ दपदपाकर वह बगल घिसक गया। यह गुड लक मेरी योग्यता का रिटर्न नहीं, किसी की भीख दी। इसका पता नियुक्ति के बाद ही चला। चुने जाने के बावजूद पैनल में मेरा पहला नाम देखकर उसने ज्वाइन न करके मेरे लिए रास्ता खोल दिया था। मेरे अहम का गुब्बारा फूल ही रहा था कि पिचकने लगा। वह फैसला ही गया, पसरता ही गया, मैं सिमटता ही गया, सिकुड़ता ही गया। अब कभी भी वह मुझे दबोच सकता था। धीरे धीरे हालत ऐसी आ गई कि परिवार के अंदर क्या हो रहा है मुझे खबर तक न लग पाती। अनीता की अपंगता और अपनी औकात का ख्याल कर बापूजी ने उसके लिए जो वर चुना वह 3 बच्चों का बाप, एक धनी अधेड़ उम्र का विधुर था। मुझसे राय मांगी तो मैंने स्वीकृति दे दी। फिर वे मुझसे सिफारिश करने लगे, तुम उसे समझाओ मुन्ना, उसका दिल टूट जाएगा। यानी राय पहले उसी से ली गई थी। बात गुलते गुलते घुली कि इस पर उसने अधिकाधिक रूप से ना कर दिया था। उसकी स्वीकृति मिलने पर शायद मुझसे पूछने की औपचारिकता तक न निभाई जाती। बस अब नहीं, अब एक पल भी नहीं। अब फैसला हो ही जाना चाहिए, या तो उसे इस घर में रहना है या मुझे। उसे घर में घुसते देखकर मैं उत्तेजित हो उड़ा। उसकी शादी वही होगी, मैंने अपने आप को उछाला। वहाँ हरगिज नहीं होगी। मेरा वार नाकाम करते हुए उसने अपनी पोजीशन ले ली। उस दिन खूब जमकर हुई। एक दूसरे को नंगा कर लहूलुहान करते रहे हम। बाद में माँ के हस्तक्षेप पर गुर्राते हुए न बोलने की कसमें खाकर बाहर चले गए। काफ़ी रात गए तक हम दोनों अपनी अपनी घाटों पर लेटे सोने का अभिनय करते रहे। बीच बीच में अंधेरे में करवटें बदलने और तकियों के इधर उधर सरकाने से खामोशी के लिजेपन की कुंडली घुलती सिमटती रही। मुन्ना, उसका हाथ मेरे हाथ पर आ गया था। दूसरी तरफ मुंह किए गए ही मैंने हुंकार भरी, नाराज हो गए मुझसे? क्यों जान के पीछे पड़े हो? मैंने विरक्ति उगली। वह मुझे झिंझोड़ने लगा। ऐसा नहीं, ऐसे नहीं, तुम्हें बताना पड़ेगा सब कुछ साफ साफ, वरना तुम जानते हो न तुम सो सकोगे न मैं। बड़े मासूम बनते हो ना। मैंने करवट बदल दी।
ठेल ठेल कर मुझे किनारे पर फेंक कर। हर जगह फरिश्ता क्यों दिखाने लगते हो अपने आप को? तुम समझते हो तुम्हारे एहसानों पर जिंदा रहूँगा मैं। अपनी बराबरी में गड़े न होने देने की साजिश नहीं रहती तुम्हारी। मर्द हो तो मुझे अपनी कमज़ोरियों से अपने आप उबरने दो। मुझे अपने सामने घिघियाता हुआ क्यों देखना चाहते हो? तो रोता क्यों है? अरे अरे, तू तो सचमुच का रो पड़ा। देख देख मेरी तरफ देख। मैं भिखारी भला तानाशाह कैसे बन सकता हूँ? मैंने किसी का सच पूछो तो कोई भला नहीं किया है। सिर्फ अपने जख्मों को सहलाया है, खुद को पुचकारा है, फुसलाया है। बड़ी मुश्किल से माँ मिली है, पिता बहन और भाई मिले हैं, और तू इन सबसे जुदा कर देगा मुझको? अरे इतनी ही नफरत है तो बोल ना, कूच कर दूँ डेरा यहाँ से लेकर। नफरत का नाटक न कर मेरे से। और हम दोनों ही रोते हुए लिपट गए थे एक दूसरे से। उस दिन एक समझौता हो ही गया था हम दोनों में। काश बात यहीं तक रहती तो जो कुछ आज हुआ उसके रोने की नौबत ही क्यों आती। गर्ल्स स्कूल की उस प्रदर्शनी में जाने के लिए उससे चुपके चुपके ही तो साइकिल निकाली थी मैंने। मुझे क्या पता था कि मोड़ से नुक्कड़ पर से उसकी शैतान आंखें देख रही होगी मुझे, और वह दबे पाव साइकिल की कैरियर पर उछक कर बैठ जाएगा। डगमगाई साइकिल जब काबू में आई तो वह मेरी घिंजाई पर उतर आया। मुझसे चुप चुप कर क्यों जा रहा था मुझे मालूम है, खाक मालूम है। बताओ, अगर मैं तुझे एकांबनी करता तो कोई लड़की तेरे को घास ही न डालती। तेरे जैसे गधे को पाकर भला मुझे घास डालती ही क्यों? चुप बे, जब देखो बक बक किया करता है। मुझे चुप कराकर वह रास्ते भर बकबकाता रहा। तुझे आसन्न इतिहास की इस घटना का पता भी है कि कल माप दौलत इसी रास्ते से इंटरव्यू देने जाएंगे, और चूंकि उतने सवेरे कोई सवारी नहीं मिलेगी उन्हें, इसलिए तुम्हें ही इसी साइकिल से वहाँ तक छोड़ आना है उन्हें। प्रदर्शनी में घुसते ही हमने महसूस किया कि माहौल बड़ा घटिया है। सेल्स गर्ल के अंदाज में स्टेशनी जुबान में आकर्षक छात्राएं अपनी बनाई चीज़ों को लेने का आग्रह कर रही थी, और आमंत्रित अफसर और सेठ लोग जमकर छटकारा ले रहे थे। दौड़ा आगे बढ़ते ही मैं सकते में आ गया। अनीता अपने द्वारा काटे गए बेल बूटे की साड़ी पहनकर अपना विज्ञापन स्वयं बनी हुई कह रही थी। देखिए कितने सुंदर लगते हैं या ये गोटे मेरे बदन पर। बस एक पीस प्लीज। पूरे शरीर को झांझती हुई दौड़ रही थी कामुक नजरें। मैं एक बार की सहम गया। जरूर कुछ होना है अब, और दूसरे क्षण ही विस्फोट हो गया। बंद करो लड़कियों की यह नुमाइश। उसकी दहाड़ पर एकाएक लोग धर्रा गए। फिर अनीता का हाथ पकड़कर वह घसीटता हुआ बाहर ले आया। तमाशबीनों के बीच भद्दे ढंग से मचकती हुई अनीता को हाथ पकड़कर ले जाते हुए उसे न किसी प्रकार की शर्म आ रही थी, न जवाबदेही का कोई भय। माहौल दरक चुका था। मुझ समेत सारे लोग मूर्तिवत गड़े रह गए थे, अवाक। शाम तक मैंने पाया कि जंगल की आग की तरह वह कस्बे की जबान जबान पर लहरा रहा है, और हर गली, हर चौराहे, चौबारे पर मेरी इमेज का पुतला जल रहा है। रात कितनी खामोश थी। फिजा के जर्रे जर्रे में वह चैलेंज बनकर झूल रहा था। एक ईर्ष्यालु, डरपोक और दमिद इंसान छोड़कर बचा ही क्या था मुझ में। अभी कल भी इसी वारदात को लेकर एक मीटिंग चलेगी। उफ, ये चर्चाएं यही बंद क्यों नहीं हो जाती? एकाएक एक युक्ति कौन दी? मैं चाहूँ तो कल की मीटिंग की बाजी ही निर्णायक हो सकती है।
रस्तोगी साहब द्वारा स्कूल के सहायतार्थ लगाई गई प्रदर्शनी में कल यूनियन और अन्य समाज सेवी संस्थाएं उसे हीरो से विलेन साबित करने पर आमादा है। बस उनकी बाजी जीतने की तुरुष तुरुप की चाल मेरे पास है, ठीक है। मैंने उत्तेजना में लाइट ऑन की तो देखा वह बेखबर सो रहा है। बड़ी देर तक मैं अपनी सिगरेटों के छल्लों में गिरी उसकी आकृति को घूरता रहा और अपने को कल के लिए तैयार करता रहा। कल जब मुझे रक्षात्मक नहीं आक्रामक खेल खेलना है। सुबह हम जल्दी जल्दी तैयार हुए। उसने माँ और बाबूजी के पाँव छुए, अनीता के हाथों टीका लगवाया और सवार हो गया साइकिल के कैरियर पर। मैं इधर मन ही मन अपने पैंतरों को तौल रहा था, उधर इससे बेखबर वह अपने हौसलों की बुलंदियों पर उड़ा जा रहा था। तुम फिक्र न करो मुन्ना, इन लड़कियों को औजार के रूप में इस्तेमाल करने वालों से मैं निपट लूँगा। हम में अभाव है, ज़रूरत है, इसका मतलब यह तो नहीं कोई हमें जैसे चाहे बुनाए। ज़रा मेरी नौकरी तो लगने दो। तुम्हें पता नहीं पैसों के अभाव में मेरे कितने सपने दबे पड़े हैं। माँ के लिए एक अदद चश्मा, बाबूजी के लिए एक अदद चड्डी, फिर उनके गठिए का और अनीता के पोलियो का किसी स्पेशलिस्ट से इलाज और फिर तुम्हारा इलाज एक अदद दबंगी बीवी का जुगाड़ करके। दफ्तर के सामने जैसी की पहले ही उम्मीद थी, यूनियन के लीडर शुक्ला जी ने हमें रोक लिया। रस्तोगी साहब से मिलते जाओ, याद कर रहे थे। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि रस्तोगी साहब की सिफारिश पर ही आज का इंटरव्यू नसीब हुआ है तुम्हें? एक दबंग समाज सेवी ने उसके आते न आते उसे प्रश्नों के कटघरे में खड़ा कर दिया। मालूम है, उसने संयत आवाज में उत्तर दिया। फिर तुमने ऐसे देवता जैसे इंसान के साथ गद्दारी क्यों की? शुक्ला जी ने क्रोध किया। तुम लोग कल के छोकरे क्या जानने गए कि स्कूल कितने मुसीबतों से चलाया जाता है? चंदा करके, नुमाइश करके। रस्तोगी साहब अफसर होते हुए भी दिन रात एक किए रहते हैं। जी, मुझे मालूम नहीं था आप लोग इतने डरपोक और चापलूस है। क्या कंपनी को आप लोग बात नहीं कर सकते थे कि क्लबों, वेलफेयर और सेफ्टी के तमाम चौंजलों में पैसे फूंकने के साथ साथ एक गर्ल्स स्कूल का खर्च भी वहन करे? क्या लड़कियों की नुमाइश कराने जैसा गलीज धंधा ही बचा रह गया था आपके पास? कौन कहता है गलीज? रस्तोगी साहब ने एक अभिभावक की ओर इशारा किया। क्यों जी, आपकी लड़की तो वहाँ थी, क्या गंदा सुलूक हुआ था उसके साथ? नहीं सरकार, गंदा सुलूक करने वाले की जबान न खींच लो। स्पष्टीकरण देने वाले एक एक कर देते गए। रस्तोगी साहब की इमेज धवल से धवलतर होती गई और गुपचुप मंत्रणाओं के बाद आखिरी बार मैं खुद हाजिर था, अपनी चाल बनकर। क्यों भाई, अनीता के साथ कुछ अपमानजनक? जी नहीं, इसमें अपमान कहाँ होता है? होता है, कैसे नहीं होता? वह बीच में ही चिढ़क पड़ा। तुम कौन होते तो यह फैसला करने वाले? मेरे घोड़े ने उसके वजीर को दबोच लिया। मैं वह अकला कर रह गया इस अप्रत्याशित वार से। उपस्थित भीड़ जोरों से हंस पड़ी। वह स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में खून छलक आया। पहली बार उसे नंगेपन का एहसास हुआ होगा जिसकी रक्षा करने में उसका कवच असहाय साबित हुआ होगा। उसे मैंने अब तक बहारों के नकाब में ही देखा था। यह मंजर देखने की कुव्वत मुझ में न थी। अदा सर झुकाकर मैं बाहर निकल आया था और तब से इंतजार कर रहा था उसके निकलने का। साइकिल से टिककर घड़े घड़े अनुमान लगा रहा था। शुक्ला जी ने क्षमा मांग लेने को कहा होगा। उसने कुत्ते की तरह दुत्कार दिया होगा। नौकरी की लालच दी गई होगी और उसने उस पर दुख दिया होगा। मैं उसके अंदर घोलते लावे का रूख भाप रहा था। अभी अभी वह धीरे धीरे आकर रुकेगा मेरे पास।
भरे गले से माँ, बापूजी और अनिता के लिए आखिरी संदेश कहेगा। कहेगा, मुन्ने, माफ़ करना मुझे, तुम्हारी सारी चीज़ें तुम्हें वापस कर रहा हूँ। माँ, बापूजी, बहन। फिर सुबकते हुए विदा हो जाएगा इसी स्टेशन जाने वाली सड़क पर। मुझे आज बिल्कुल भावुक नहीं होना है, बिल्कुल नहीं। हाँ, वह धीरे धीरे आया, ठीक उसी तरह रुका। मैं तैयार था। रमेश, मैंने रस्तोगी साहब से माफ़ी मांग ली है और मुझे नौकरी मिल गई है। उसकी आवाज़ में ज़रा भी नमी नहीं थी। चेहरा सपाट हो चला था। मेरा कलेजा धक सा रह गया। अंदर ही अंदर कुछ दरका, कुछ टूटा, कुछ रीता हुआ। अनायास ही जहन में एक बीती घटना सजीव हो उठी। मेरी एक पेंटिंग देखकर कभी उसने पूछा था, यह क्या है? मैंने जवाब दिया था, सूरज का जन्म। वाह, इस स्याह सलेटी और हल्के सिंदूरी रंग से क्या समझ में आएगा? यह कहकर उसने कूची से एक सूरज अंकित कर दिया था। मैंने क्षुब्ध होकर कहा था, ऐसा नहीं करना, वरना एक कलाकार खुदकुशी कर लेगा। और मैंने पूरी पेंटिंग पर ब्रश फेर दिया था। आज लगता है बड़ी मेहनत से जिस चित्र को वह बनाता जा आ रहा था, मेरे हस्तक्षेप पर क्षुब्ध होकर उसने उस पर ब्रश फेर दिया था और एक कलाकार ने खुदकुशी कर ली थी। साला नक्कालजी। मेरे मुंह से पता नहीं किसके लिए निकल पड़ी थी गाली, जिसे कुचलती हुई रस्तोगी साहब की कार उसे लेकर मेरी बगल से गुजर गई और मैं असंतुलित हो दूर छिटक गया। आंख गुलती है तो मेरे चारों ओर मेरे चेहरे हैं। उनके बुतनुमा चेहरों के होठों से फिसफिसाहट उभरती है। रो रहे हो? कार ने धक्का दिया क्या? कोई हड्डी तो नहीं चटकी? मैं चीख कर कहना चाहता हूँ, हाँ हाँ हाँ, मगर चुप हूँ। किसी ने देखा नहीं, सुना नहीं, भला लोग क्या कहेंगे?